तो आज के लेक्चर का विषय है स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड हेल्दी लाइफस्टाइल, तनाव प्रबंधन और स्वस्थ जीवन पद्धति। तो इसके तहत आज हम आपको बताएंगे कि एक हैप्पी लाइफ स्टाइल के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी हैं जिसे आपको अपनी आदत में शामिल करना है, और एक हैप्पी हेल्दी लाइफ स्टाइल किस तरह से तनाव प्रबंधन में मददगार साबित होती है। तो इसको हम विस्तार से आपको समझाएंगे। तो पहला चीज है एक हेल्दी लाइफ स्टाइल के तहत कि नियमित व्यायाम की आदत हमें डालनी चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है संतुलित आहार। हमें जो है संतुलित आहार को फॉलो करना चाहिए। इसके लिए आप अपने नजदीकी हॉस्पिटल में जाकर के वहाँ डाइटिशियन से मिल करके और संतुलित आहार में क्या क्या चीजें आपको लेनी चाहिए एक उनसे सलाह ले सकते हैं, एक चार्ट बनवा सकते हैं। ये हर रेलवे अस्पताल में आपके लिए उपलब्ध है। दूसरी जरूरी चीज है योजनाबद्ध कार्य पद्धति। काम करने का एक योजनाबद्ध तरीका आप अपनाएं। ये भी हेल्दी लाइफ स्टाइल का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। अगला चीज है इंपॉर्टेंट कि आप अपने मन का भी प्रतिदिन निरीक्षण करें, उसका पर्यवेक्षण करें और आपके मन में क्या क्या चीजें चलती रहती हैं उस पर ध्यान देने की बात है। एक हैप्पी लाइफ स्टाइल के लिए और दिन प्रतिदिन के तनाव से बचने के लिए मन का सुपरविजन भी आपके लिए बहुत जरूरी है। तभी आप समझ पाएंगे कि हम अपने मन को साफ सुथरा कैसे रखें और अपने मन को व्यवस्थित कैसे रखें, क्योंकि आपका मन आपके आचरण और व्यवहार को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। अगला महत्वपूर्ण जो है बिंदु है इससे संबंधित एक हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए और तनाव के प्रबंधन के लिए कि आप प्रतिदिन जब सो के उठते हैं तो कृतज्ञता प्रकट करने की आदत डालें। अब आपके अंदर जो आस्था और श्रद्धा का भाव है उसको जरा मजबूत बनाएं और उसको मजबूत बनाने के लिए इस आदत को अपने आचरण में शामिल करें कि जब भी प्रतिदिन आप सोकर उठते हैं तो बिस्तर पर बैठ करके ही 5 मिनट का टाइम दें या 5 मिनट से कम का टाइम दें और उन सभी के प्रति अपनी कृतज्ञता का भाव दिल से प्रकट करें जिनकी वजह से आप जो है एक स्वस्थ और सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जिनकी वजह से आप इस दुनिया में हैं और एक सफल जीवन जी रहे हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि एक हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए नियमित व्यायाम का क्या महत्व है। तो एक कहावत आप सभी लोगों ने सुना होगा कि तंदुरुस्ती 1000 नियामत। 1000 दुआओं से बढ़कर है आपकी तंदुरुस्ती, आपके तन की दुरुस्ती, मतलब आपका स्वास्थ्य। ठीक है, अगर आप स्वस्थ हैं तो आपको ये दुनिया अच्छी लगेगी, सब कुछ अच्छा लगेगा। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। आपका पूरा ध्यान आपके अस्वस्थ शरीर की तरफ जाएगा, आप काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो हमें सबसे पहले ध्यान देना है कि हम शारीरिक रूप से किस तरह से स्वस्थ रहें, और शारीरिक रूप से आप स्वस्थ हैं तो मानसिक रूप से भी एक गारंटी हो जाती है कि आप स्वस्थ रहेंगे। बहुत अधिक गारंटी है कि आप स्वस्थ रहेंगे। जरूरी नहीं है, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों अलग अलग हैं, आपस में जुड़े हुए। ठीक है, जुड़े हुए भी। तो एक आपने सुना होगा
पॉपुलर कहावत है कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन का निवास होता है। ठीक है, तो सबसे पहली प्राथमिकता आपको अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर देनी है। तो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो नियमित व्यायाम आप करें। नियमित व्यायाम में आप अपनी उम्र के हिसाब से, अपने शरीर की क्षमता के हिसाब से आप चुनाव कर सकते हैं, ताकि आप आसानी से रेगुलर उसको फॉलो कर सकें बिना किसी ब्रेक के। तो नियमित व्यायाम में एक बहुत ही आसान तरीका है कि आप डेली जो है मॉर्निंग वॉक करें। आप समय फिक्स कर लें कि मुझे प्रतिदिन 30 मिनट या 40 मिनट या आधे घंटे मॉर्निंग वॉक करनी। आपके पास जिम की फैसिलिटी है तो जिम का भी उपयोग करें, और एक प्रशिक्षक के सुपरविजन में करें तो ज्यादा फायदेमंद हो। तो प्रशिक्षक की जरूरत है इसमें, जिम का इस्तेमाल करने के लिए। इसके अलावा आप योगा से संबंधित जो एक्सरसाइजेज हैं उनको भी एक योगा प्रशिक्षक के सुपरविजन में सीख सकते हैं, और उसे भी अपने प्रतिदिन के व्यायाम का हिस्सा बना सकते हैं, योगा एक्सरसाइजेज को भी। प्राणायाम है वो भी आप सीख सकते हैं, वो भी आपके हेल्थ के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो ये शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी चीजें हैं जिन्हें आप अपनी सुविधा के अनुसार अपना सकते हैं। इसके अलावा संतुलित आहार भी बहुत जरूरी है कि आपका शरीर स्वस्थ रहे। तो संतुलित आहार के विषय में भी आपको जानकारी हासिल करनी होगी कि आप प्रतिदिन सुबह के नाश्ते में, दोपहर के भोजन में और रात के भोजन में क्या चीजें लेते हैं, और अपने निकट के रेलवे हॉस्पिटल में जाकर के अपने डाइटिशियन से इस विषय में सलाह भी ले सकते हैं, ताकि आपका वेट ज्यादा ना बढ़े। आपकी हाइट के अनुसार ही आपका वेट होना चाहिए। तो अगर आपकी हाइट के अनुसार आपका वेट कम है तो भी ठीक नहीं है, आपके हाइट के अनुसार आपका वेट ज्यादा है तो भी ठीक नहीं है। इस संबंध में डाइटिशियन से सलाह लेकर के डाइट का एक चार्ट आप बनवा सकते हैं और उसे आप फॉलो कर सकते हैं। तो शारीरिक व्यायाम के साथ साथ ये डाइट कंट्रोल भी एक स्वस्थ जीवन के लिए बहुत जरूरी है, फिजिकल फिटनेस के लिए बहुत जरूरी है। इसका आपको पालन करना चाहिए। इसके अलावा योजनाबद्ध कार्य पद्धति भी आपको स्वस्थ रखने में, शारीरिक तौर पर भी और मानसिक तौर पर भी आपको स्वस्थ रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। क्योंकि योजनाबद्ध तरीके से जब आप काम करते हैं तो अनावश्यक तनाव से आप बच जाते हैं। जो जरूरी काम है उसे आप प्राथमिकता के आधार पर निपटाते हैं, और जो जरूरी चीजें नहीं हैं उसे आप बाद के लिए छोड़ देते हैं। तो आप जो है अनावश्यक तनाव से बच जाते हैं, क्योंकि हमारा मन और हमारा शरीर दोनों बहुत ही क्लोजली जुड़े हुए हैं। अगर मन स्वस्थ नहीं है, तनावग्रस्त है, तो आपके शरीर पर विपरीत प्रभाव डालता है, आपके शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इसलिए योजनाबद्ध कार्य पद्धति अपनाने से आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने में सफल रहेंगे। ठीक, अनावश्यक आपके मन का प्रभाव आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर या उसको खराब करने में नहीं होगा, उसको बिगाड़ेगा नहीं। क्योंकि आज आप समझते हैं कि मन के स्वास्थ्य अस्वस्थ न होने की वजह से ही आदमी बीपी का शिकार हो जाता है, और बीपी का शिकार होने के बाद वो ब्लड शुगर का मरीज हो जाता है। इस तरह से तमाम सारी चीजें जो है एक जगह से शुरू होती है, मन के स्वास्थ्य के बिगड़ने की वजह से। तमाम उसके पर्सनल रिलेशन भी खराब हो जाते हैं, ये भी है। और वो भी फिर बाद में आपके शारीरिक स्वास्थ्य पे असर डालता है। आप हताश और निराश होने लगते हैं, तमाम सारे लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए
हमें जो है योजनाबद्ध तरीके से काम करने की आदत डालनी चाहिए, ताकि इन सब दुष्प्रभावों से हम अपने शरीर को और अपने मन को भी बचा सकें। स्वस्थ रहने के लिए शारीरिक और मानसिक तौर पर दोनों ही तरीके से हमें अपना सामान्य ज्ञान अपने शरीर, अपने आहार और अपने मन दोनों के विषय में बढ़ाने की जरूरत है। सामान्य आदमी अपने शरीर के विषय में, अपने आहार के विषय में और अपने मन के विषय में बहुत कम जानकारी रखता है। तो जरूरी है कि हम अपनी जानकारी बढ़ाएं, कि हम प्रतिदिन जो आहार लेते हैं, जो भोजन लेते हैं, उनमें किस किस तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं, किस किस तरह के विटामिन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट किसमें ज्यादा है, प्रोटीन किसमें ज्यादा है, फैट किसमें ज्यादा है, विटामिन्स किसमें पर्याप्त मात्रा में है, मिनरल्स किसमें पर्याप्त मात्रा में है, ये जानना हमारे लिए जरूरी है। इसके लिए आप डाइटिशियन की सलाह जरूर लीजिए और अपनी जानकारी अन्य स्रोतों से भी आप पढ़ करके, सुन करके बढ़ाइए। दूसरी चीज है, अपने शरीर के विषय में भी आप अपनी सामान्य जानकारी का स्तर बढ़ाइए। स्वस्थ रहने के लिए ये भी बहुत जरूरी है कि जिस चीज को आप दुरुस्त करना चाहते हैं उसके बारे में जानकारी बहुत जरूरी है। कहावत है कि अगर किसी चीज पर नियंत्रण स्थापित करना चाहते हैं, किसी भी चीज पर, तो उसके विषय में आपको अपनी जानकारी बढ़ानी पड़ेगी। तो अगर आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य पर अपना नियंत्रण बनाना चाहते हैं, उसको और इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो दोनों के विषय में आपको अपनी जानकारी बढ़ानी पड़ेगी। अपने शरीर के विषय में भी, उसकी फंक्शनिंग के विषय में, कार्यप्रणाली के विषय में पूरी जानकारी आपको हासिल करनी पड़ेगी ठीक से, और अपने भोजन के विषय में, ठीक है। तभी आप नियमित व्यायाम के महत्व को समझ पाएंगे, संतुलित भोजन के महत्व को समझ पाएंगे और उन भोज्य पदार्थों को आप अच्छी तरह से पहचान पाएंगे जो आपके लिए जरूरी हैं, आपकी उम्र के हिसाब से, आपके शारीरिक स्वास्थ्य के हिसाब से। इसलिए जानकारी बढ़ाना जरूरी है। अपने मन के विषय में भी जानकारी बढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे मन में जब हम सो के उठते हैं और जब तक रात में सोने नहीं जाते हैं, तब तक हजारों जो है भावनाएं पैदा होती हैं, हजारों इच्छाएं पैदा होती हैं, तरह तरह के पुराने विचार उभर के आते हैं जो हमारे मेमोरी स्टोर में एकत्र होते हैं, और ये सभी हमारे दिन प्रतिदिन के हमारे व्यवहार को, हमारे आचरण को प्रभावित करते हैं। तो इसलिए मन के विषय में भी हमें पूरी जानकारी हासिल करना बहुत जरूरी है, तभी हम मन को स्वस्थ रख पाएंगे। और ये आम आदमी इसके विषय में बहुत कम जानकारी रखता है। तो आपको अगर तनाव प्रबंधन और एक स्वस्थ जीवन पद्धति को अपनाना है तो ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है। आपको लगातार सीखते रहने की प्रवृत्ति अपने में पैदा करनी होगी, और आपके जीवन का लक्ष्य क्या है ये भी आपको निर्धारित करना पड़ेगा। तभी आपको रुचि पैदा होगी, स्वस्थ तरीके से जिंदा रहने की रुचि आप में पैदा होगी कि आप स्वस्थ रहें, प्रोडक्टिव रहें और लगातार सीखते रहें। किसके लिए? कोई तो लक्ष्य होना चाहिए। तो एक लक्ष्य आप बना के चले, ठीक है। बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं, छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं और उसको पूरा करते चले तो आपका मनोबल और बढ़ेगा। तो लक्ष्य आपका ऐसा होना चाहिए जो पूरे समाज, पूरी मानवता के हित से संबंधित हो। लक्ष्य ऐसा नहीं हो जो असामाजिक हो और जो हानि पहुंचाए समाज और देश को, मानवता को। ये हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। आपका लाइफ स्पैन छोटा है, 70, 75, 80, 100 साल तक आप जिंदा रहेंगे। ये भी आप अपने दिमाग में रखें कि इस पीरियड में आपको करना क्या है, क्या चीज आपके बस में है, क्या चीजें आपके बस में नहीं है। ये भी आप
समझ के रखें, अलग करके रखें। जो चीज आपके बस में है उसमें आप कुछ कर सकते हैं तो उसी पे करें। जो चीज आपके बस में नहीं है उसके बारे में अगर आप परेशान होंगे तो तनावग्रस्त होंगे। तो इसका भी विवेक आप में होना चाहिए कि क्या चीज हमारे नियंत्रण में है, हमारे कंट्रोल में है, बस में है, और क्या चीज हमारे बस में नहीं है, जिसके विषय में हमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो अननेसेसरी जो है आशंकाओं से, भय से आप बचे रहेंगे, तनाव से बचे रहेंगे। तो हम बात करेंगे मन के विषय में कि हमारे मन के विषय में हमें क्या जानकारी रखनी चाहिए। बेसिक जानकारी, आधारभूत जानकारी, जिससे कि दिन प्रतिदिन जिससे हमारा सामना होता है। पहली चीज है कि हमारे मन में तरह तरह की भावनाएं पैदा होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए जो दिन प्रतिदिन आपका सामना जिनसे होता है वो है एक क्रोध का भाव पैदा हो जाएगा। दूसरा है भय का भाव, तीसरा है ईर्ष्या का भाव, चौथा है नफरत का भाव, और एक बड़ा इंपॉर्टेंट भाव है लालच का भाव, कि जो चीज हमको अच्छी लगती है उसके प्रति हमारे मन में लालच पैदा हो जाता है, और जिसके प्रति लालच पैदा हो जाता है उसके पीछे पीछे हम उसको प्राप्त करने के लिए हमारा दिमाग हरदम सोचता रहता है कि कैसे हम उस चीज को प्राप्त कर सकें। और कभी कभी तो लोग इतने दीवाने हो जाते हैं ऐसी चीजों के प्रति जो उनको अच्छी लगती है कि जो गैर कानूनी तरीका भी अपना के प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। अनुशासन यही कहता है कि हमें गैर कानूनी अवैध तरीके से उन चीजों को नहीं प्राप्त करना है जो हमें अच्छी लगती है। हमें वैध तरीके से ही प्रयास करके चीजों को प्राप्त करना चाहिए, तभी जो है समाज में, देश में व्यवस्था बनी रहेगी। तो बल का सदस्य होने के नाते आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। एक अनुशासित बल का सदस्य होने के नाते अनुशासन का, नियम कानून का क्या महत्व है। हमें कानून का पालन करने वाला एक अच्छा नागरिक बनना चाहिए, व्यवस्था बनी रहे। तो ये 5 जो मन के भाव हैं, हमें समझना चाहिए कि ये भाव है क्या। ठीक है, क्रोध है या भय है या ईर्ष्या है या लालच है, ठीक है, ये जो है या नफरत है, ये दिन प्रतिदिन हमारे मन में डेली पैदा होती, कभी पैदा हो सकती है। ठीक है, हमसे पूछ के नहीं पैदा होती। हमारे चारों तरफ जो घटनाएं घटित होती हैं उनके प्रति हम स्वाभाविक रूप से रिएक्ट करते हैं कि कोई चीज अगर हमको अच्छी नहीं लगती, गलत लगती है, तो गुस्सा पैदा होता है, नफरत पैदा होती है, कुछ चीजों से ईर्ष्या द्वेष पैदा होता है। ठीक है, लालच पैदा होती, कुछ चीजें देख करके पीछे हम भागने लगते हैं उसके। जिन चीजों से हमें लगता नुकसान होगा उनसे हम दूर भागते हैं। तो मनोविज्ञान ये कहता है कि हमारे मन में जो तरह तरह के भाव पैदा होते हैं, ये हमारा जो सुरक्षा तंत्र है, सेफ्टी मैकेनिज्म है, उसी का एक पार्ट है। ये सभी हमारे शरीर की, हमारे अस्तित्व की सुरक्षा के लिए बने हुए हैं। ये नुकसानदायक तब होते हैं जब एक सीमा से ज्यादा इनकी तीव्रता बढ़ जाती है, कि हमें अगर बहुत ज्यादा क्रोध आने लगे और नियंत्रण से बाहर हो जाए और उसके वशीभूत होकर के हम जो है कोई गलत काम कर बैठे और बाद में हमको पछताना पड़े, तो फिर वो हानिकारक है। भय भी ऐसा है कि हम किसी चीज से बहुत ज्यादा भयभीत हो जाए तो भी नुकसानदायक है। फिर लोग हमको जो है ज्यादा भय दिखाने लगेंगे तो एक टाइटल ले देते हैं कि बहुत डरपोक आदमी है ये। ठीक है, बहुत ज्यादा क्रोध है तो बोलेंगे बहुत क्रोधी आदमी है, बहुत चिड़चिड़ा आदमी है, छोटी छोटी बातों पर भी इसको गुस्सा आ जाता है, फिट आदमी नहीं है ये। ठीक है, किसी जिम्मेदारी के काम के लायक फिट आदमी नहीं है, क्योंकि नियंत्रण नहीं इस पे। बहुत ज्यादा ईर्ष्या द्वेष करने लगे तो भी गलत है, बहुत ज्यादा लालच करने लगे तो भी ठीक नहीं है, क्योंकि फिर वो गलत काम में फंस जाएगा, कोई फंसा देगा। तो एक सीमा से बाहर अगर ये भाव हो जाते हैं और हमें अपने बस में कर लेते हैं तो ये खतरनाक बात है।
तो हमें अपने मन के इन भावों को अपने नियंत्रण में रखना है, लिमिट क्रॉस नहीं करने पाए। ठीक है, ये भाव ऐसे हैं जो हमें लगातार सक्रिय रखते हैं, किसी न किसी काम में सक्रिय रहते हैं, मोटिवेट करते हैं, मोटिवेटर है ये, समझ रहे हैं। और हमारी सुरक्षा के लिए है ये, हमारे अस्तित्व की, हमारे शरीर की। हमारा शरीर है तो हम हैं, हमारी चेतना क्या, हमारे शरीर का ये अभिन्न अंग है। शरीर है तो चेतना है, शरीर खत्म तो चेतना खत्म। तो ये जो भाव हैं ये हमारी चेतना के ही अंग हैं। ठीक है, तो हमें इनको अच्छी तरह से जानना चाहिए। ठीक है, इन सारे भावों को। इसी तरह से हमारे मन में तरह तरह की इच्छाएं पैदा होती हैं। इच्छाओं का दूसरा नाम है जरूरतें, नीड्स, कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। अब इच्छाओं को भी आप दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। जो बहुत ही जरूरी इच्छाएं हैं पहले उन पे ध्यान दीजिए, और जो कम जरूरी हैं उन पे बाद में ध्यान दीजिए। ठीक है, जो बेसिक नीड्स हैं पहले हमें उस पे फोकस करना चाहिए, तो आप तनाव से बचेंगे, परेशानी से बचेंगे। और दूसरी चीज ये कि इच्छाएं हमारे मन में हजारों पैदा होती हैं, तो हमें उनको छांटना है कि कौन सी इच्छाएं जरूरी हैं, बेसिक हैं, इनको पूरा करना जरूरी है और नियमानुसार पूरा करना। गलत तरीका अपना के इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते। जो भी राज्य ने कानून बनाए हैं, समाज ने जो नैतिक नियम निर्धारित किए हैं, उन समाज के नैतिक नियमों और राज्य के कानूनों के तहत ही हमें अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी है। ये भी हमें ध्यान रखना है, कंडीशन है। इच्छाएं तो हजारों पैदा होती हैं। ठीक है, तो अगर आप इन बातों का पालन करेंगे इच्छाओं को पूरा करने में, तो आप तनाव से बचे रहेंगे, परेशानियों से बचे रहेंगे, दुखों से बचे रहेंगे। समझ रहे हैं? तो इच्छाएं जो है हमें सांसारिक जीवन में बांध के रखती हैं, लगातार हम उनकी वजह से काम करते रहते हैं, तो मोटिवेशन का काम करती है, मोटिवेटर है वो। भावनाएं भी, इच्छाएं भी। अच्छा, इच्छाओं में और भावनाओं में संबंध क्या है? दोनों बड़ा क्लोजली रिलेटेड है। वास्तव में भावनाएं भी इच्छाओं का एक रूप है, बस इनका रूप सूक्ष्म है, बड़ा सूक्ष्म है भावनाओं का। और उन्हीं भावनाओं का व्यक्त रूप जो है इच्छाएं हैं। इच्छाओं में हम जरूरतों को समझते हैं। जैसे हमें भूख लगी, एक बेसिक डिजायर है, बेसिक नीड है भूख, प्यास। तो भूख लगती है तो हम समझते हैं कि हमें क्या चाहिए। हमें भोजन चाहिए, हमें दूध चाहिए। प्यास लगती है तो हमें पता चलता है कि प्यास किस चीज से बुझेगी, ऑब्जेक्ट क्या है उसको बुझाने का, पानी। समझ रहे? तो भावनाओं का ही प्रकट रूप है, विकसित रूप है इच्छाएं। समझ रहे हैं? जरूरतें। तो जरूरतों के पालन में हमें इसी बात पर ध्यान देना है कि समाज और राज्य के द्वारा बनाए गए नियम कानूनों के तहत ही हमें उनकी पूर्ति करनी है। वो इसलिए है कि ताकि समाज में व्यवस्था बनी रहे, शांति बनी रहे, सबको विकास का मौका मिले। ठीक है, विकसित होने। तीसरी चीज हमारे मन में है जो पैदा होती है, बड़ा कॉमन चीज है, वो तरह तरह के विश्वास हमारे मन में बैठे होते हैं। विश्वास बैठा रहता है। ठीक है, और ये बचपन से, जब हम पैदा होते हैं, थोड़ा समझदार होते हैं, तो हमारे माँ बाप और परिवार के सदस्यों के माध्यम से बहुत तरह के विश्वास हमारे मन में बैठ जाते हैं। समझ रहे? एग्जाम्पल, छोटे से एग्जाम्पल ले लीजिए कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो ये नहीं जानता है कि वो किस धर्म का सदस्य है। वो हिंदू धर्म का सदस्य है या मुस्लिम धर्म का सदस्य है या ईसाई धर्म का सदस्य है। किस धर्म का सदस्य उसको नहीं पता। वो तो जब समझदार होता तब उसके मन में विश्वास बैठा दिया जाता है कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो। तो एक विश्वास है। समझ रहे? इसी तरह से तमाम तरह के भय संबंधी विश्वास बैठा दिए जाते हैं। अगर बच्चा, माँ बाप चाहते हैं कि ये शाम को लौट आए घर से, घूमने नहीं जाए, स्कूल से सीधा घर आए, तो तरह तरह के भय बैठा दिए जाते हैं। ठीक है, गांव में पहले बड़ा, गांव के बाहर बरगद का पेड़ है, तो माँ बाप बोलते या गांव के लोग बोलते तो उसमें भूत प्रेत रहता है, शाम को नहीं जाना उधर।
गांव के बाहर नहीं जाना है, तो एक विश्वास एक बैठा जाता है, उसमें है वो पकड़ लेगा आपको, ठीक है। तो इस तरह के हजारों विश्वास बचपन से लेके जब तक आप हैं, ठीक है, मरने तक आपके मन में ये बैठते रहते हैं। तब विश्वासों में भी दो तरह के हैं। अब कौन से विश्वास जो है सही हैं और कौन से विश्वास जो है सही नहीं है, झूठे हैं, इनमें भी आपको अंतर करना है, ठीक है। एक स्वस्थ मानसिक जीवन के लिए, ठीक है, इनमें भी आपको अंतर करना जरूरी है, समझना जरूरी। जब आप बड़े होते समझ जाते हैं कि कोई भूत प्रेत उस पेड़ में नहीं है, अब वो भय आपका खत्म हो जाता है, ठीक है। तो हमारे मन में तनाव उत्पन्न करने के ये भी एक मूल कारण है, तरह तरह के झूठे विश्वास जो हमारे आचरण और व्यवहार को प्रभावित करते हैं और मन में तनाव पैदा करते हैं, समझ रहे। इनसे भी हमें अपने को दूर करना है। तो इनसे अपने को दूर करने का उपाय क्या है आगे बताएंगे अभी, ठीक है। तो विश्वासों की बड़ी भूमिका है हमारे व्यवहार को प्रभावित करने में। तो सच्चे विश्वास और जो सच्चे विश्वास नहीं है उनमें अंतर करके जो उनको अलग कर दीजिए, अपने मन से निकाल दीजिए, ठीक है। तरह तरह के तो ऐसे विश्वासों को क्या बोलते हैं, अंधविश्वास, कि बिना सोचे विचारे आपके मन में आपने मन में बैठा दिया है। जैसे कि बैठा दिया गया कि भाई मंगलवार के दिन आपको इस दिशा में यात्रा नहीं करनी है, शनिवार के दिन इस दिशा में यात्रा नहीं करनी है, या आप रास्ते में जा रहे हैं सवेरे सवेरे बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो बुरा होता है, विश्वास ही बैठा दिया गया। तो इनका कोई लॉजिक है नहीं, ठीक है। तो इनको आपको विचार करना और समझना है, ऐसे विश्वासों को अलग कर देना, ठीक है। इसके बाद आपके मन में उत्पन्न होने वाली एक और चीज है, वो है तरह तरह की अवधारणाएं, कंसेप्ट्स। तो विश्वास और कंसेप्ट्स में क्या अंतर है। कंसेप्ट्स जो होते हैं, विश्वास तो आप मान लेते हैं सीधा बिना विचार किए, जो अवधारणाएं हैं वो थोड़ा सा थियोरेटिकल होती हैं, उनके पीछे थोड़ा लॉजिक होता है। तो आप लॉजिक के आधार पे तरह तरह की अवधारणाएं अपने मन में बैठा रहते हैं। अब लॉजिक भी कई तरह के होते हैं, कुछ लॉजिक ऐसे होते हैं जो गलत होते हैं, अब कुछ लॉजिक सही होते हैं। तो गलत लॉजिक के आधार पे जो अवधारणाएं आपके मन में पैदा हो गई हैं, उनको हमें विचार करके समझ करके अपने मन से हटा देना है, नहीं तो वो हमें तनाव पैदा करती है, समझ रहे। अब कुछ लोग मन में अवधारणा बैठा लेते हैं कि भाई ये चीज पवित्र है और ये चीज पवित्र नहीं है, एक कंसेप्ट बैठा लेते हैं। ये चीज खाना चाहिए, ये चीज नहीं खाना चाहिए, समझ रहे हैं। इसी तरह से ये चीज जो है हमें टच करनी चाहिए, ये चीज से दूर रहना चाहिए, समझ रहे। तो बहुत सारी इस तरह की अवधारणाएं जो है हम बैठा लेते हैं और वो भी हमारे आचरण और व्यवहार को प्रभावित करती हैं डे टू डे। तो हमें इनमें भी जो अवधारणाएं लॉजिकल नहीं है, सही नहीं है, देश और काल के अनुसार, उनको अलग कर देना, निकाल देना है, ठीक है। और जो उचित हैं उनको हमें रखना है और बाकी को भी शामिल करना है, ठीक है। तो अपने कंसेप्ट के सिस्टम को भी हमें चेंज करना है, उसको स्टडी करके, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारी विचारधाराएं अपने मन में हम बैठा कर रखते हैं, ठीक है। विचारधाराएं बड़ा थियोरेटिकल होती हैं, लंबा चौड़ा लॉजिक उसमें रहता है। जैसे कि एक है कि कम्युनिज्म की विचारधारा, साम्यवाद की विचारधारा, पढ़ते हैं फिलॉसफी में, ठीक है। समाजवाद की विचारधारा, समझ रहे। इस तरह का मतलब तमाम सारे एग्जाम्पल हैं। तो ये विचारधाराएं और तमाम लोकल विचारधाराएं हम अपने मन में बैठा कर रखते हैं, ठीक है। समाज में भी जहां हायरार्कियल सोसाइटी है कि भाई ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये अछूत है, ये ऐसा है, ये विचारधाराएं, उसके पीछे लॉजिक लगा के हम अपने मन में बैठा कर रखते हैं। तो ऐसी विचारधाराओं से भी इनको भी हमें एग्जामिन करना है
और जो उचित नहीं है उनको अलग कर देना है। स्वस्थ रहने के लिए मानसिक रूप से जरूरी है कि इनका रिव्यू करना जरूरी है। ठीक है, जो उचित है उन्हीं को रहने दीजिए, बाकी हटा दीजिए। ठीक है, तो अपने मन के निरीक्षण और पर्यवेक्षण का मतलब यही है कि ये जो चीजें हैं, ठीक है, हमारे विश्वास, ठीक है, हमारी विचारधाराएं, हमारी अवधारणाएं, ठीक है, हमारी इच्छाएं और हमारी भावनाएं तरह तरह की, इन पर हमेशा नजर रखिए, इनको निरीक्षण में रखिए, पर्यवेक्षण में रखिए और जरूरी सुधार करते रहिए इसमें। ठीक है, तब इन पे आपका नियंत्रण बनेगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये आपको अपने कंट्रोल में ले लेंगे और आप इनके नियंत्रण में आप जो है काम करेंगे तो परेशान रहेंगे। समझ रहे हैं? तो इसी को कहते हैं कि मन पे, इन पे कंट्रोल करना मतलब यह है कि आप अपने मन पर नियंत्रण स्थापित कर लेंगे। ठीक है, अन्यथा ये आप पे नियंत्रण स्थापित कर लेंगे। तो मन पे नियंत्रण स्थापित करना आपको है, तो इसके लिए आपको कुछ प्रयास करने पड़ेंगे, कुछ तरीके हैं, कुछ टेक्निक्स है जिनको अपनाना पड़ेगा। ऐसे नहीं हो जाएगा। ठीक है, कुछ प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे, तब आप इनका ठीक से इन पे कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है, ये हम आपको बताते हैं आगे। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे तनाव प्रबंधन की और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की। तो अब हम बात करेंगे कि तनाव वास्तव में है क्या और पैदा कहाँ और क्यों होता है। तो तनाव वास्तव में हमारे मन का विषय है, हमारी चेतना का विषय है, एक मानसिक परिघटना है ये। तो जाहिर है कि इसके प्रबंधन के लिए अपने मन के विषय में हमें अच्छी तरह से जानना होगा और हमारे मन में क्या क्या चीजें चलती रहती हैं। अभी हमने चर्चा किया कि हमारी भावनाएं, हमारी इच्छाएं और तरह तरह के हमारे विश्वास, तरह तरह की अवधारणाएं, विचारधाराएं, ये हमारे मन में पैदा होती हैं और इन्हीं में छिपा हुआ है हमारे मानसिक तनाव का रहस्य। तो इन्हीं का प्रबंधन हमें करना है। योग की भाषा में इन सारी चीजों को हम बोलते हैं चित्त की वृत्ति। ये चित्त की वृत्तियां हैं जो भी हमारे मन में पैदा होती हैं, जो हमारे संज्ञान में आती हैं। तो चित्त की इन वृत्तियों का प्रबंधन ही उपाय है मानसिक तनाव से बचने का। तो कैसे इन वृत्तियों का प्रबंधन किया जाए, तो इन चित्त वृत्तियों की प्रकृति को पहले जानना जरूरी है कि इनका नेचर क्या है, बेसिक, हाँ, इनके गुणधर्म क्या है। तब हम इनके प्रबंधन के बारे में कुछ सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। और तमाम सारे जो आध्यात्मिक महापुरुष हुए हैं, जैसे गौतम बुद्ध हैं, महावीर स्वामी हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, ठीक है, तो इन लोगों ने बहुत सारे उपाय बताए हैं कि कैसे इनका प्रबंधन किया जाए। ठीक है, तो हम इसी पे बात करेंगे। गौतम बुद्ध ने जो रास्ता बताया है उसको हम अष्टांग मार्ग के नाम से जानते हैं। तो अष्टांग मार्ग में उन्होंने 8 बिंदु बताए हैं। उस पे हम आपको एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे और विस्तार से बताएंगे। और अंत में निर्वाण या मुक्ति या मोक्ष का क्या मतलब है वो हम आपको सरल भाषा में समझाते हैं। तो गौतम बुद्ध का अष्टांग मार्ग जो है दुखों से, सांसारिक दुखों से मुक्ति का मार्ग है। तो जाहिर है कि तनाव प्रबंधन का एक बहुत ही अच्छा उपाय है कि तनाव में क्या दुखी होते हैं, मन से दुखी होते हैं, फिर आपका शरीर भी अस्वस्थ होता है, फिर वो भी एक दुख का कारण बन जाता है, शरीर भी अस्वस्थ होने पर। तो दुखों से आत्यांतिक मुक्ति का एक मार्ग है। ठीक है, हमेशा हमेशा के लिए आप जो है दुखों से मुक्त हो जाएं, ये रास्ता गौतम बुद्ध का आपको वहां ले जाता है, ये बताता है। तो पहला जो है अष्टांग मार्ग का जो पहली सीढ़ी है वो है सम्यक दृष्टि
और दूसरी है सम्यक संकल्प। इसको दोनों को संयुक्त रूप से कहते हैं प्रज्ञा। प्रज्ञा माने सद्बुद्धि, सतबुद्धि। ठीक है, ऐसी बुद्धि जो सत्य का ज्ञान कराती है, रियल चीज का ज्ञान कराती है, अनरियल को अलग करती है। जो हमने चर्चा किया कि रियल अनरियल क्या है, तो ज्ञान की दो श्रेणियां हैं, कैटेगरीज है, हमें जानना चाहिए। एक ज्ञान जो है रियल होता है, एक ज्ञान अनरियल होता है, और दोनों का ही हम अनुभव करते हैं, दोनों की अनुभूति हमें होती है। रियल नॉलेज क्या है और अनरियल नॉलेज क्या है। तो रियल नॉलेज हमें जो है तनाव से, दुखों से मुक्ति की ओर ले जाता है, भय से मुक्ति की ओर ले जाता है, और अनरियल जो है वो हमें इस संसार के बंधन में बांधता है। ठीक है, तो प्रज्ञा, ये सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प, इन दोनों को प्रज्ञा कहते हैं। तीसरा है सम्यक वाक, चौथा है सम्यक कर्मांत, और पांचवा है सम्यक आजीव। ये जो तीनों हैं ये आचरण के नियम, इनको सील कहते हैं। सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव। आजीव मतलब आपकी आजीविका भी सम्यक हो। आप जिंदा रहने के लिए जो भी पेशा आपने अपनाया है वो पेशा समाज के नैतिक नियमों और राज्य के नियम कानूनों के दायरे में होना चाहिए, असामाजिक नहीं होना चाहिए। कि आप जीवित रहने के लिए चोरी, डकैती या गलत काम करते हैं कोई भी, तो वो सम्यक आजीविका नहीं हुई, वो गलत आजीविका का साधन है। ये मतलब इसका क्या है। सम्यक, सम्यक का मतलब उचित। सम्यक वाक का मतलब आपकी वाणी पर नियंत्रण हो, ऐसा कुछ न बोले आप, ठीक है, कि दूसरों को जो है दुख हो। हिंसक वाणी का उपयोग न करें, ठीक है, आपकी वाणी अहिंसक हो, सम्यक वाक, ठीक है, दुख न पहुंचाए दूसरों को। सम्यक कर्मांत का मतलब है कि आप जो भी आपका आचरण व्यवहार है वो भी उचित हो, उससे भी दूसरों को दुख न पहुंचे, हिंसक ना हो, हिंसा का तत्व उसमें ना हो, ठीक है, शोषण का तत्व उसमें ना हो, न हिंसा करे, न शोषण करे, न परेशान करे आप, ठीक है। तो ये आचरण व्यवहार के नियम, इनको सील कहते हैं तीनों को, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव। इसके बाद है सम्यक ध्यान और सम्यक समाधि, 7वां और 8वां अंग अष्टांग मार्ग का। सम्यक ध्यान का मतलब है उचित सावधानी, सम्मा सति, पाली में क्या बोलते हैं, वो सम्मा सति, उचित सावधानी, ठीक है। ये मेडिटेशन इसका मतलब नहीं है, उचित सावधानी। मेडिटेशन का मतलब समाधि, 8वां जो मार्ग है, अंग है, सम्यक समाधि, ठीक है, राइट कंसंट्रेशन। तो ये जो सम्यक ध्यान और सम्यक समाधि, एक और छूट गया सम्यक व्यायाम, ठीक है, सम्यक व्यायाम, सम्यक ध्यान, सम्यक समाधि, 6, 7, 8 ये अंग होते, ठीक है। इन तीनों को समाधि के नाम से जाना जाता है संयुक्त रूप से। तो प्रज्ञा, सील और समाधि, अष्टांग मार्ग को 3 भागों में बांट दिया गया, प्रज्ञा, सील और समाधि। तो इसमें सबसे मुख्य है कि समाधि का अभ्यास आप करेंगे, और जो आचरण व्यवहार के जो नियम बताएं, वो सील कहा, उसका अनुपालन करेंगे आप। तो इन दोनों के अनुपालन से, ठीक है, क्या उत्पन्न होगा, सम्यक प्रज्ञा उत्पन्न होगी। सम्यक प्रज्ञा में सम्यक दृष्टिकोण और सम्यक संकल्प पैदा होगा आप में, और ये जब पैदा होगा तो यही आपको मुक्ति की तरफ ले जाएगा, सांसारिक दुखों से मुक्ति की तरफ, आत्यंतिक मतलब हाईएस्ट लेवल की मुक्ति की तरफ ले जाएगा, ठीक है। तो जाहिर है कि तनाव अपने आप खत्म हो जाएंगे, जो मानसिक तनाव है वो खत्म होते जाएंगे, दुख खत्म तो तनाव खत्म, ठीक है। तो समस्त सांसारिक दुखों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति की तरफ ये रास्ता ले जाने के लिए है। तो अभ्यास का जो मेन है इसमें विषय कि अपने आचरण व्यवहार को हम दुरुस्त रखें,
ठीक है, और समाधि का अभ्यास करें। ठीक है, अब समाधि के अभ्यास में हम समझ लें कि 3 चीजें हैं, 3 स्टेप हैं समाधि में: सम्यक व्यायाम, सम्यक ध्यान और सम्यक समाधि। इनका मतलब क्या है, हमें करना क्या है? सम्यक वाक, सम्यक कर्मार्थ और सम्यक आजीव में आपने समझ लिया कि ये आचरण व्यवहार के नियम है, हमें कैसे बोलना है, आजीविका का साधन हमारा कैसा होना चाहिए, ठीक है, और हमारे अन्य कर्म कैसे होने चाहिए। ठीक है, कार्य। तो हम समाधि वाला मेन अभ्यास वाला जो पार्ट है, लास्ट का 3 कदम उसमें है, स्टेप है कि सम्यक व्यायाम, सम्यक ध्यान, सम्यक समाधि। ये एक्टिव पार्ट है, इसको हमें समझना है। यही हमें जो है हमारे मन में जो है उच्चतम प्रज्ञा उत्पन्न करेगा, प्रज्ञा शक्ति, और ये हमें समस्त सांसारिक दुखों से मुक्ति की ओर ले जाएगी। ठीक है, हाईएस्ट लेवल का नॉलेज पैदा करेगा, रियल नॉलेज। ठीक है, तो सम्यक व्यायाम का मतलब यह है फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, ये वास्तव में एक मेंटल एक्सरसाइज है। सम्यक व्यायाम मानसिक व्यायाम है। तो करना क्या इसमें है? करना इसमें यह है कि हमारे मन में जो भी अच्छी चीजें हैं, चाहे वो अच्छे विश्वास हों, चाहे अच्छी आदतें हों, अच्छे विचार हों, उन सब को हमें अपने मन में धारण करके रखना है। और जो नकारात्मक या मिथ्या विश्वास हैं, विचार हैं, भावनाएं हैं, उनको हमें बाहर करना है, धीरे धीरे प्रयास करके। तो बाहर करने का उपाय यही है कि उनके विपरीत जो चीजें हैं उनको हम ले आए, अच्छी चीजें, तो अपने आप वो बाहर चली जाएंगी। ठीक है, तो ये तरीका अपनाना है कि अच्छी चीजों को हम बाहर से ग्रहण करें। ठीक है, और ये नकारात्मक चीजों को अपने मन से हटाएं। नकारात्मक विश्वास, नकारात्मक विचार, नकारात्मक अवधारणाएं, ठीक है, और जो इच्छाएं हैं नकारात्मक, उनको भी हटाएं। अच्छी इच्छाओं को जगह दें, जो सकारात्मक हैं, जो हमारे भलाई के लिए, हमारे परिवार, समाज, मानवता की भलाई से संबंधित है, उनको जगह दें। ठीक है, और भावनाएं भी हम सकारात्मक भावनाओं को ही मन में बढ़ावा दें। जैसे मैत्री का भाव है, सहयोग का भाव है, समझ रहे हैं, प्रेम का भाव है, इनको बढ़ावा दें। गुस्से पे नियंत्रण रखें, भय पे नियंत्रण रखें, समझ रहे हैं, ईर्ष्या द्वेष पे नियंत्रण रखें, नफरत पे नियंत्रण रखें, कंट्रोल में रखें। ठीक है, और ये सकारात्मक भावों को बढ़ावा दें। बढ़ावा देंगे तो अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगे। ठीक है, तो मन पे कड़ी नजर रखनी है सम्यक व्यायाम के तहत जो है, और सम्यक ध्यान का मतलब सावधानी। सम्यक व्यायाम के तहत ये कार्रवाई करनी है, और सम्यक ध्यान का मतलब है कि सावधान रहना है, लगातार अपने मन पे नियंत्रण रखना है, मतलब उसका निरीक्षण, पर्यवेक्षण करते रहना है। सावधान रहना कि कोई गलत चीज फिर से ना आ जाए। ठीक है, कोई गलत आदत, कोई गलत विचार, कोई गलत इच्छा, कोई गलत विश्वास न बैठ जाए फिर से। तो सतत सावधान रहना है और सतत व्यायाम करते रहना है। व्यायाम का मतलब यह है कि जो बुरी चीजें उनको लगातार बाहर करते रहना है मन से। अपनी आदत का अगर हिस्सा है तो उनको डीएक्टिवेट करना है, मतलब खत्म करना है। ठीक है, और नई चीजें, अच्छी चीजें ले आना। ठीक है, और सम्यक समाधि का मतलब यह है कि जब ये दोनों अभ्यास आपके चलेंगे तो आप सक्षम हो जाएंगे कि हमें किस बात पर ध्यान केंद्रित करना है, किस पर मन को कंसंट्रेट करना है, कौन सी चीज उपयोगी है, जिसके विषय में जिसको अपने मन में हम धारण करें, और धारण करके उसके विषय में हम सोचें, उसके विषय में पूरी जानकारी हासिल करें। तो उसके विषय में आप जब सोचेंगे, पूरी जानकारी हासिल करेंगे, तो उस ज्ञान का उपयोग क्या है? एक तो आपके खुद के लिए है, आपको सबसे पहला फायदा तो आपको होगा क्योंकि आपने वो नॉलेज प्राप्त किया है, और पूरे मानव समाज को भी उससे लाभान्वित कर सकते हैं।
तमाम सारी जो वैज्ञानिक खोजें वैज्ञानिकों द्वारा होती हैं, तो सबसे पहले तो वो वैज्ञानिकों के नियंत्रण में रहती हैं जिन्होंने खोज की है, उसके बाद वो पूरे मानव समाज को देते हैं। तमाम सारे जो वैज्ञानिक आविष्कार हुए हैं उन्होंने अपने लिए थोड़े रखे हैं, पूरे मानव समाज को उन्होंने दिया हो। तो यहाँ भी जो आप किसी भी विषय में जो है ज्ञान प्राप्त करेंगे, ठीक है, उसका सबसे पहला तो आपके कंट्रोल में रहेगी वो चीज, और पूरी मानवता के लिए आप उसको ला सकते हैं सबके सामने, ठीक है। तो सम्यक व्यायाम और सम्यक समाधि का पर्पज ये है कि जो विषय आप चुने अपने कंसंट्रेशन के लिए, समाधि के लिए, मेडिटेशन के लिए, वो विषय उचित हो, ठीक है, वो आपके लिए भी उपयोगी हो और पूरे मानव समाज के लिए उपयोगी हो, ठीक है। ऐसे विषय आप चुनने में सक्षम होंगे। तो जब उसके विषय में आपको पूरी तरह से नॉलेज हो जाएगा समाधि के अभ्यास से, तो आपके मन में जो है वास्तविक ज्ञान की वृद्धि होती जाएगी, ठीक है। तो आपकी प्रज्ञा शक्ति जो है ये मजबूत होती जाएगी, स्ट्रांग होती जाएगी, शार्प होती जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे ये रियल नॉलेज समाधि के या मेडिटेशन के अभ्यास से आपके अंदर बढ़ता जाएगा, ठीक वैसे वैसे आपकी प्रज्ञा शक्ति स्ट्रांग होती जाएगी, शार्प होती जाएगी। क्या रियल है, क्या अनरियल है, क्या सत्य है, क्या मिथ्या है, वो आप अलग करने में सक्षम होते जाएंगे और धीरे धीरे आप रियलिटी की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो जब आपके मन में वास्तविक ज्ञान बढ़ते जाएंगे, ठीक है, वैसे वैसे ही आपके मन में तरह तरह के जो भय हैं वो खत्म होते जाएंगे। जो गलत विश्वासों की तरह से की वजह से जम गए हैं, गलत विचारधाराओं की वजह से जम गए हैं, या गलत इच्छाओं के हावी होने की वजह से आपके अंदर बैठ गए हैं, समझ रहे हैं, गलत भावनाओं के हावी होने से वो बैठ गए हैं, ये सारे जो है खत्म होते जाएंगे, ठीक है। और आपके मन में संतोष का भाव बढ़ता जाएगा, सेटिस्फैक्शन का भाव बढ़ता जाएगा। अब सेटिस्फैक्शन बढ़ने से ये गलत अर्थ मत निकालिए कि ऐसा आदमी निष्क्रिय हो जाएगा, काम नहीं करेगा, नहीं, उसका काम करने का पोटेंशियल और बढ़ जाएगा, उसका लक्ष्य का जो है टारगेट लाइफ का और बड़ा हो जाएगा। वो केवल अपने तक नहीं सोचेगा, स्वार्थी नहीं रहेगा, पूरे मानव समाज के बारे में, उसकी भलाई के बारे में, पूरी दुनिया की भलाई के बारे में सोचेगा और अच्छे से काम करेगा, फुल पोटेंशियल के साथ, पूरी क्षमता के साथ काम करेगा मानवता की भलाई के लिए। तो मन की चंचलता धीरे धीरे आपकी कम होने लगेगी जैसे जैसे वास्तविक ज्ञान की वृद्धि होगी आपके मन में। तो ये समाधि के अभ्यास का ये परिणाम होगा कि प्रज्ञा शक्ति आपकी वो निखरती जाएगी, ठीक है, संकल्प शक्ति आपकी मजबूत होती जाएगी। तो पहले वाले में था कि सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प का नाम लिया, जिसको प्रज्ञा कहा। तो सम्यक दृष्टि का मतलब है आपका दृष्टिकोण जो है, आपके चारों तरफ के संसार की जो वस्तुएं हैं, जो घटनाएं हैं, ठीक है, जो परिस्थितियां हैं, सबके प्रति वो बदल जाएगा, ठीक है। और बदल के क्या होगा, वास्तविक हो जाएगा, गलत दृष्टिकोण नहीं रहेगा आपका, क्योंकि वो सही संदर्भ आप पकड़ लेंगे, ठीक है। वास्तविक ज्ञान बढ़ने से आपकी दृष्टि जो है, आप वो जो है इस संदर्भ में सही होगी कि आपने सही संदर्भ पकड़ा किसी चीज का, ठीक है, सही संदर्भ में उसको देख रहे हैं आप, गलत में नहीं, ये है कहने का मतलब। और सम्यक संकल्प मतलब है कि जब आप किसी चीज को सही दृष्टि देखेंगे तो आप में काम करने का संकल्प भी फिर स्ट्रांग होता जाएगा कि आप सही दिशा में जा रहे हैं, ठीक है। तो सम्यक प्रज्ञा के उदय का ये फायदा है, ठीक है, सही डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ेंगे, जो भी काम हाथ में लेंगे, ठीक है। तो रेगुलर जो है मेडिटेशन या समाधि का अभ्यास आपको इसके लिए करना पड़ेगा। जैसे फिजिकल एक्सरसाइज करने से आप शारीरिक रूप से मजबूत बनेंगे, ठीक वैसे ही ये मेंटल एक्सरसाइज है समाधि का अभ्यास, समझ रहे हैं।
और इस मानसिक एक्सरसाइज से आपकी प्रज्ञा शक्ति का जागरण होगा, वो स्ट्रांग होगी, ठीक है, और आपको मुक्ति या निर्वाण की तरफ ले जाएगी। मतलब मुक्ति या निर्वाण का मतलब है कि समस्त प्रकार के दुखों और तनाव से मुक्ति की तरफ ले जाएगी। आपका मन में स्थिरता बढ़ेगी, ठीक है, तरह तरह के जो भय हैं वो खत्म हो जाएंगे, और तरह तरह के जो लालच हैं, ठीक है, वो भी खत्म हो जाएंगे, संतोष का भाव बढ़ता जाएगा। मतलब ये कि आपके मन पर नियंत्रण बढ़ता जाएगा, समझ रहे हैं। और इसकी जो उच्चतम अवस्था होगी जब आप हाईएस्ट रियल नॉलेज अचीव कर लेंगे, ठीक है, आपको ये पता चल जाएगा, जैसे आचार्य शंकर के शब्दों में कहें, उनके वेदांत दर्शन का जो निचोड़ है वो ये है एक लाइन में कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म है व ना परा, कि ब्रह्म ही सत्य है, जगत जो है वो मिथ्या है। ब्रह्म सत्य मतलब ब्रह्म ही रियल है, जगत अनरियल है, असत्य है, और जीव ही ब्रह्म है। जीव मतलब आप खुद, आपके अंदर जो चेतना है वो खुद वही ब्रह्म है, दूसरा कोई नहीं ब्रह्म है, समझ रहे। तो ये हाईएस्ट नॉलेज जब आपको प्राप्त हो जाएगा समाधि या ध्यान के अभ्यास से, उस अवस्था में आप सारे सांसारिक दुखों से मुक्त हो जाएंगे। और यही अवस्था क्या कहलाती है? निर्वाण। तो तनाव खत्म, सारे दुख खत्म, समझ रहे हैं। तो मेडिटेशन या समाधि के अभ्यास से जो तनाव मुक्ति का यही मूल कारण है। मूल कारण यही है कि ऐसे खत्म होता है। टेक्निक यही है कि वास्तविक ज्ञान आपके मन में बढ़ता जाएगा, तनाव आपका घटता जाएगा। तनाव लाने वाले क्या हैं? तरह तरह के भय और तरह तरह के लालच। तो ये लालच और भय दोनों खत्म होते जाएंगे, ठीक है। संतोष का भाव बढ़ेगा, निर्भयता का भाव बढ़ेगा, मन आपका स्थिर होता जाएगा, ठीक है। ये कौन कर रहा है? समाधि के अभ्यास से आपके मन में पैदा होने वाला रियल नॉलेज की वजह से ये हो रहा है। तो ये है टेक्निक, ये आपको समझना होगा, ठीक है। अब रियल क्या है, अनरियल क्या है, हम आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाते हैं। रियल नॉलेज क्या है और अनरियल नॉलेज क्या है। जब आप समाधि का अभ्यास करेंगे तो आप कैसे अलग करेंगे? तो जो आपके मन में तरह तरह के ज्ञान पैदा होते हैं उनको हम मुख्य रूप से दो श्रेणी बांट सकते हैं, रियल सत्य ज्ञान और एक दूसरा मिथ्या ज्ञान। दोनों का अनुभव हम करते हैं और दोनों हमारे सांसारिक जीवन में जो है बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो उदाहरण के लिए आप समझें कि उजाले और अंधेरे का उदाहरण लीजिए आप। कि उजाले का भी आप अनुभव करते हैं, अंधेरे का भी आप अनुभव करते हैं। अब सवाल यह है कि उजाले और अंधेरे में कौन सा ज्ञान रियल है और कौन सा ज्ञान मिथ्या है, ठीक है। तो मिथ्या ज्ञान वो होता है जो स्वतंत्र नहीं होता, जिसका अस्तित्व स्वतंत्र नहीं होता है। और रियल ज्ञान वो होता है या रियल चीज वो है जो स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। और जो डिपेंडेंट है वो अनरियल है। तो आप देखेंगे कि उजाले और अंधेरे में अंधेरा जो है वो डिपेंड करता है, निर्भर करता है उजाले के अस्तित्व पर, ठीक है। तो उजाला क्या है? रोशनी, सूरज की रोशनी या किसी दीपक की रोशनी, ठीक है, उससे पैदा होता है। तो उजाला जो है, अगर रोशनी है तो अंधेरा खत्म हो जाता है। रोशनी नहीं है, उजाला नहीं है तो अंधेरे की अनुभूति आती होती है। तो यहाँ रियल क्या है? उजाला है, उसका अस्तित्व है, वो वास्तव में है, लेकिन उसकी अनुपस्थिति हमें अंधेरे के रूप में फील होती है, ठीक है। इसी तरह से आप ठंडी और गर्मी की जो आपको अनुभूति होती है उसको ले सकते हैं।
कि भाई ठंडी और गर्मी की जो आपको दोनों की अनुभूति होती है, आप दोनों को रियल मान के चलते हैं, लेकिन थोड़ा डीप में गहराई में जाके विचार करें तो आपको पता चलेगा कि दोनों में एक रियल है और एक उस रियल चीज पे डिपेंड करने वाली चीज है। मतलब अगर रियल न रहे तो अनरियल का अस्तित्व नहीं है, वो मिथ्या है, झूठी है। तो गर्मी और ठंडी में जो ठंडी का अनुभव है हमें, वो वास्तव में एक मिथ्या वस्तु का अनुभव है, हमको एक मिथ्या चीज का अनुभव है। गर्मी वास्तव में रियल चीज है जो एग्जिस्ट करती है। वो अगर उसकी मात्रा कम हो जाए तो उसी मात्रा में हमको ठंडी का अनुभव होता है। इसकी मात्रा बढ़ जाए तो ठंडी की मात्रा बढ़ जाती है। समझ गए? तो रियल क्या है? जो एग्जिस्ट करती है, जो है, वो गर्मी है। रियल क्या है? रोशनी या प्रकाश है। अंधेरा अनरियल है। ठंडी की अनुभूति अनरियल है। तो इसी तरह से मेडिटेशन या समाधि का अभ्यास करके आप अपने मन में, आपके चारों तरफ संसार में जो तमाम सारी वस्तुओं का आपको ज्ञान होता है, जिनकी अनुभूति आप करते हैं, उनमें आप धीरे धीरे आप पहचानते जाते हैं कि क्या चीज मिथ्या है और क्या चीज वास्तविक है। तो आचार्य शंकर यही कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। इस जगत में हर चीज सत्य नहीं है। आप ही केवल जीव, वही ब्रह्म है, वही सत्य है। ठीक है? मतलब ये कि जो भी चीजें निकली हुई हैं आपके चार संसार में, वो सब ब्रह्म से ही निकली हुई है। ठीक है? तो सब डिपेंडेंट हैं ब्रह्म पर। रियल क्या है? आप हैं या ब्रह्म है? तो जब आप की प्रज्ञा शक्ति अपने विकास के उच्चतम स्तर पर पहुंच जाती है तो आप इस वास्तविकता को समझने में सक्षम हो जाते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव न परा। जीव ही ब्रह्म है, अन्य नहीं कोई। ठीक है? तो ये तभी आप समझ पाएंगे जब प्रज्ञा शक्ति अपने विकास के उच्चतम स्तर पर पहुंचेगी। और उपाय यही है समाधि का अभ्यास, मेडिटेशन का अभ्यास। ठीक है? और सीलों का पालन, अच्छे आचरण व्यवहार का पालन। समझ रहे? तो ये है उपाय। मतलब तनाव प्रबंधन में, तनाव से या समस्त सांसारिक दुखों से हमेशा के लिए मुक्ति का ये उन्होंने एक बड़ा ही उत्कृष्ट मार्ग बताया, जिसपे आप चल करके आप सारे सांसारिक दुखों से मुक्त हो सकते हैं। तो इसलिए मेडिटेशन का अभ्यास आपको तनाव से मुक्ति प्रदान करता है। जिस लेवल पे आप ज्ञान प्राप्त करते हैं उसी लेवल का आपको तनाव से मुक्ति प्राप्त होगी। ठीक है? आप अपने अभ्यास को बढ़ाते जाएंगे तो आप जो है हाईएस्ट लेवल पहुंचेंगे। योग दर्शन में बहुत बढ़िया से समझाया है कि हमारे मन में जो तरह तरह के ज्ञान उत्पन्न होते हैं, हमारी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अपने संसार के चारों तरफ के संसार की वस्तुओं के विषय में, घटनाओं के विषय में, परिस्थितियों के विषय में, तो उन्होंने उनकी 3 कैटेगरी है इंपॉर्टेंट। एक है प्रमाण, एक दूसरा है विपर्य और तीसरा है ये प्रमाण, विपर्य, विकल्प। ठीक है? 3 कैटेगरी ज्ञान की है। तो प्रमाण का मतलब है वो ज्ञान जो वास्तविक है, प्रमाणित है। ठीक है? विपर्य का मतलब है हमारे मन में उत्पन्न होने वाले वो ज्ञान जो भ्रम जनित है, भ्रम की वजह से उत्पन्न है। और विकल्प की श्रेणी में उन ज्ञान को रखा गया है जो कल्पना जन्य है, जो हमारे मन की कल्पना से उत्पन्न होते हैं। हमारा मन भी एक इंद्रिय, छठी इंद्रिय, जैसे 5 बाहरी इंद्रियां हैं, आंख है, कान है, नासिका है, जीवा है, त्वचा है। इसके माध्यम से अपने चारों तरफ के इन्वायरमेंट में जो भी चीजें हो रही हैं उनका ज्ञान हम प्राप्त करते हैं। हमारा मन छठी इंद्रिय है जो इन सारे ज्ञान के आधार पर, ठीक है, विश्लेषण और संश्लेषण करके नए नए ज्ञान पैदा करता है, चिंतन मनन करके, जिनको कहते हैं चिंतन मनन करके वो नए नए ज्ञान प्राप्त करता है, छठी इंद्रिय है। तो ये चिंतन मनन के माध्यम से रियल नॉलेज भी पैदा होता है और तमाम सारा अनरियल नॉलेज भी पैदा होता है। ठीक है?
तो जो अनरियल नॉलेज पैदा होता है कल्पना के माध्यम से, चिंतन मनन से, वो इस श्रेणी में रखा गया है, ठीक है, विकल्प में। तो हमें जो है समाधि के अभ्यास से, ठीक है, अपने मन में पैदा होने वाले इस अनरियल नॉलेज को भी अलग करना है और रियल नॉलेज को अलग करना है, ठीक है। तो प्रज्ञा शक्ति आपकी शार्प होती जाएगी, स्ट्रांग होती जाएगी, ठीक है। तो जब आप के मन से सारे अनरियल नॉलेज खत्म हो जाते हैं समाधि के अभ्यास से, ठीक है, तो आपके मन की स्थिरता उच्चतम स्तर पर पहुंच जाती है। किनकी वजह से? क्योंकि हर तरह के भय खत्म हो गए, हर तरह का लालच खत्म हो गया, परम संतोष की अवस्था में आप पहुंच जाते हैं, परम निर्भयता की अवस्था में पहुंच जाते हैं। ऐसे मनुष्य को, चाहे महिला हो या पुरुष, जो इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है उच्चतम ज्ञान का साक्षात करके या सत्य, अंतिम सत्य का साक्षात करके, उसे भगवत गीता में स्थित प्रज्ञ पुरुष कहा गया। ऐसा पुरुष इस संसार में केवल लोक कल्याण के लिए काम करता है, निष्क्रिय नहीं बैठता वो, बल्कि अपने फुल पोटेंशियल से काम करता है। समझ रहे हैं? तो ये भ्रम नहीं रखना है कि अगर आपको मुक्ति मिल गई, ज्ञान मिल गया तो आप कुछ नहीं करेंगे, ये बिल्कुल भ्रम मत पालिएगा। ऐसा व्यक्ति मानवता के कल्याण के लिए दिन रात काम करता है, समझ रहे, और हाईएस्ट लेवल पे सक्रिय रहता है, समझ रहे, क्योंकि उसके मन में कोई भय नहीं, कोई लालच नहीं, ठीक है, और जिंदा रहने का पर्पज क्या है वो अच्छी तरह से समझ लेता है, समझ रहे हैं। तो ये है तनाव मुक्ति का, ठीक है, सबसे उच्चतम साधन। अष्टांग मार्ग का पालन करिए, मेडिटेशन का रेगुलर अभ्यास कीजिए, समझ रहे हैं, और पूरी टेक्निक को समझिए, इस मार्ग की पूरी टेक्निक को समझिए आप, तो आपके अंदर रुचि पैदा होगी, ठीक से आप अभ्यास कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हर आदमी कर सकता है, कोई इसमें भेदभाव नहीं है, ठीक है, चाहे भारत का हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे चाइना का हो, चाहे कहीं का भी, हर ह्यूमन बीइंग कर सकता है इसको, ठीक है, सबके लिए, ठीक है। तो हम इसी के साथ अपनी बात खत्म करना चाहेंगे, लेकिन एक दो चीजें और आपको बता दें, छोटी छोटी चीजें, कि एक कवि हैं रसखान, उन्होंने इसी बात को कि स्थित प्रज्ञ पुरुष के क्या लक्षण हैं समझाते हुए कविता की लाइन कही है कि गोधन, गजधन, वाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। ये भी उस ऐसे स्थित पुरुष का ही लक्षण है, ठीक है। और इसी तरह से संत कबीर एक बहुत बड़े आध्यात्मिक पुरुष हुए हैं, ठीक है। तो अभ्यास के बारे में भी कि हमारी जो दृष्टि है, हमारी जो बुद्धि है, उस पर तरह तरह के मिथ्या ज्ञान, अज्ञान की वजह से जो आवरण चढ़ जाता है, उसी की वजह से हम वास्तविकता को नहीं समझ पाते हैं, और इस सांसारिक बंधन में जो है बंध करके तरह तरह के दुखों का जो है भोग करना पड़ता हमें। तो उससे मुक्ति के लिए वो कहते हैं कि उनका एक भजन है कि घूंघट के पट खोल तो है पिया मिलेंगे। तो घूंघट का मतलब क्या है? जो आवरण, ठीक है, मिथ्या ज्ञान का जो आवरण है तुम्हारे मुख पर, आंखों पर, उसको हटाओ तो तुम्हें रियलिटी का ज्ञान होगा। पिया का मतलब रियल, ठीक है, रियलिटी कि घूंघट के पट खोल तो है पिया मिलेंगे। उनका कहने का मतलब ये है, एक समझाने के लिए कहा उन्होंने, ठीक है। तो अभ्यास करेंगे समाधि का तो आपको अपने रियल में आप क्या हैं, शंकराचार्य कहते हैं कि आप ही ब्रह्म हो, समझ रहे हैं। संत कबीर भी वही कहते हैं, ठीक है। और ऐसे पुरुष में अहम नाम की कोई चीज नहीं होती है, अहंकार खत्म हो जाता है। इसको भी संत कबीर ने समझाते हुए कहा है कि जब मैं था, मैं माने ईगो, इंडिविजुअल सेल्फ, कि जब मैं था तब हरि नहीं, मतलब रियल पुरुष, ठीक है। और जब हरि है
मैं ना है। तो ऐसा पुरुष बिल्कुल जो है ईगोलेस होता है। ठीक है, तो पहचानने के भी तरीका है। अगर किसी में ज्यादा क्रोध है, इगोइस्टिक है, तो ऐसा मुक्त पुरुष नहीं है, भले वो कपड़े पहन ले नीले पीले, समझ रहे। तो ये आपकी चेतना के उच्चतम विकास के लक्षण हैं। ठीक है, अगर आप स्थित प्रज्ञ हैं, आप में सबसे बड़ा भय होता मृत्यु है, मृत्यु भय भी खत्म हो गया है, हर तरह का भय खत्म हो गया है, हर तरह का लालच खत्म हो गया है, बिल्कुल स्थित प्रज्ञ हो गए, आपकी बुद्धि की चंचलता शून्य हो गई, तो आप अपने चेतना के विकास के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए और आपने समझ लिया, आपको ये सत्य ज्ञान हो गया कि आप ही ब्रह्म हैं, दूसरा कोई नहीं। ठीक है, इस संसार की सारी चीजें आपसे ही पैदा हुई हैं, समझ रहे हैं, और आप में ही अंत में विलीन हो जाती हैं, तिरोहित हो जाती हैं। ये चीज आपको समझ में आ जाएगी जब आप चेतना के विकास के उच्च स्तर पर पहुंचेंगे इसके अभ्यास से। तो इसी के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। धन्यवाद।